एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी करिश्मा में। आज हम अपना टॉपिक वाइज हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हर कंपटीशन पेपर के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो यूपी बीएड हो, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो। तो दोनों ही पेपर पास आ रहे हैं, तो सब कह रहे थे कि टॉपिक वाइज हमें पढ़ना है, तो मैंने टॉपिक वाइज शुरू किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसके अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में, है ना। आधुनिक भारत में बांटा गया। और अब ये हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत क्या है, इसके 4 प्रमुख स्रोत होते हैं। इसको भी बांटा गया ना, बहुत बड़ा है, तो इसमें 4 कहाँ से हमको प्राचीन भारत के बारे में जानने को मिलता है। तो धर्म ग्रंथ पहला हमारे क्या है, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 प्रमुख स्रोत होते हैं प्राचीन भारत को जानने के लिए। अब पहला हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ क्या है। धर्म ग्रंथ में देखिए, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। और इससे वेद के रचयिता कौन है, अगर पूछा जाता है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि वेद किसने लिखा था, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास, ज़्यादातर तो वेद व्यास ऑप्शन लिखा रहता है, वेद व्यास, कभी कभी पूरा नाम लिख के आ जाए तो भी वेद व्यास ने लिखा था वेद। और इससे हमें क्या है, वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है वेद हमारा। अब वेद कितने टाइप्स के होते हैं, तो वेद होते हैं 4 तरीके के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद, हमारा पहला वेद। ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद को हम प्राचीनतम वेद कहते हैं। ऋग्वेद पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे पुराना, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या होता है, 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ऋषि को क्या कहते हैं, होर्त कहते हैं। अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, उसमें उन्होंने क्या किया है, 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। पूछा जाता है कि सावित्री का जो मंत्र है, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। सावित्री का मंत्र है वो किस मंडल में है, 3रे मंडल में। सावित्री का मंत्र किस वेद में है, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में है, 3रे मंडल में है। और गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। और किसको समर्पित है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता को पूछा जाता है। अब 9वें मंडल में हमको उल्लेख मिलता है, सोम का उल्लेख है इसमें 9वें मंडल में। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खेल कहा जाता है। 10वें मंडल की बात करते हैं। 10वें मंडल में पुरुषोक्त 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन मिलता है किसमें, 10वें मंडल में। तो ये हुआ। अब हम आते हैं हमारा दूसरा वेद हमारा क्या था, यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या कहते हैं, यजुर्वेद, इसको जो पढ़ता है यजुर्वेद को, उसको कहते हैं अर्धवेयु। और इसमें क्या होता है, यज्ञों के नियमों का यज्ञों के नियम और उनके विधि विधानों का इसमें उल्लेख है। और एक ये ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद दोनों में है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो कि गद्य पद दोनों में पाया जाता है, हाँ, और कोई नहीं है, और सब या तो गद्य में होंगे या तो पद में होंगे। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद क्या है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, ऋचाओं का संकलन है सामवेद। और इसको क्या कहा गया है, भारतीय संगीत का जनक कहा गया है किसको, सामवेद को। संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को। गद्य पद दोनों में किस वेद में होते हैं, यजुर्वेद में। सबसे प्राचीनतम वेद क्या होता है, तो ऋग्वेद होता है। अब गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में है। और यह गायत्री मंत्र किसके लिए है, तो सूर्य देवता के लिए, है ना। तो इतने क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। अब हम आते हैं हमारा चौथा आखिरी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है, 731 मंत्र होते हैं, 6000 पद हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र और टोना टोटका आदि से संबंधित इसके अंदर आता है अथर्ववेद में। तो ये हमारे सारे वेद यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं दूसरा हमारा जो था ऐतिहासिक ग्रंथ।
अब हम ऐतिहासिक से बात करते हैं। ऐतिहासिक से प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या पता चलता है। तो ऐतिहासिक, पहला तो ऐतिहासिक ग्रंथ आया था अर्थशास्त्र से पता चलता है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य या कौटिल्य, है ना, कौटिल्य, कहीं कहीं कौटिल्य लिखा था। तो चाणक्य या कौटिल्य, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र में क्या मौर्यकालीन इतिहास का उन्होंने वर्णन किया है। और फिर क्या है दूसरा हमारे क्या है रजत रत्निनी, ये कल्हड़ ने लिखी थी। और इसमें क्या है कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है और ये भारत की प्रथम पुस्तक है। तो ज़रूर क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो रजत रत्नी। तीसरी हमारी क्या है अष्टाध्यायी, पाणिनि इन्होंने लिखा था इसे, और यह प्राचीन भारत इतिहास के बारे में बताती है इसमें, और यह संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है, संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये तीनों मतलब ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ से तो पूछा ही जाता है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, तो पाणिनि ने लिखी थी। और यह संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक या प्रथम पुस्तक क्या थी, तो अष्टाध्यायी थी। और रत्नी ये भी पूछा जाता है, इसमें किसने लिखा था, कल्हड़ ने लिखा था। और ये क्या थी, भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो रजत रत्नी थी। फिर क्या है जातक, चौथा हमारे जातक है, बुद्ध के पूर्वजन्म की इसमें कहानी मिलती है। पांचवा क्या है कथावस्तु, कथावस्तु हीनयान जो था, हीनयान ग्रंथ, और महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में इसमें कथावस्तु में है। चचनामा अली अहमद अरबों की सिंध विजय के लिए था। और सातवां क्या है हमारा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या था, कात्यायन, इसमें यवन आक्रमण के बारे में बताया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा जो बचा था हमारे क्या था, विदेशियों का विवरण, है ना, विदेशियों का विवरण। तीसरा हमारा विदेशियों का विवरण था, उसके बारे में बात करते हैं। विदेशियों का विवरण, पहला तो विदेशियों का विवरण भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो यूनानी रोमन लेखन, चीनी लेखन और भी अन्य लेखन, मतलब और भी लोग आते हैं ना, तो उसमें आ गया। अब बात करते हैं यूनानी लेखन। यूनानी लेखन में पहले हैं हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहा गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन है, हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इनको हेरोडोटस को कहा गया है। और इन्होंने क्या लिखा था, हिस्टोरिका लिखा था, जिसमें भारत और फारस ईरान के इन्होंने संबंध या वो उसके बारे में बताया था। निरियाकश आनेसिक्ट्रस और ऑस्ट्रोबुलस, ये सिकंदर के साथ आए थे। ये भी यूनानी रोमन के लेखक थे वहाँ के। अब हम आते हैं आगे की बात करते हैं। चौथे हमारे कौन है, मेगास्थनीज, है ना। चौथे हमारे कौन है, मेगास्थनीज हैं। और मेगास्थनीज किसके राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले यहीं पे और सारी चीज़ें इकट्ठा करके मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाई हैं, बहुत सारी बुकों से इकट्ठा कर करके एक में बनाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। हैंड रिटन नोट्स है, बट आई होप आपको समझ में आएगा। और तो हम शुरुआत करते हैं। मेगास्थनीज थे, तो वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और इंडिका में क्या किया, इंडिका पुस्तक लिखी थी इसने, इंडिका पुस्तक। और इसमें क्या है, मौर्य युगीन समाज की इसने विवरण किया था। अब इसमें पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी लेखक आया था, तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। मेगास्थनीज इंडिका या किसकी पुस्तक है, या इनका किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। डाइमेकस सीरियन नरेश, फिर क्या आंतिखोकस का राजदूत, है ना, इनका राजदूत था ये। और बिंदुसार के दरबार में आया था। अब पूछा जाए बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी लेखक आया था, तो डाइमेकस आया था। या फिर पूछ ले विदेशी कौन सा आया था बिंदुसार के दरबार में, तो डाइमेकस आया था, जिसने मौर्य युग के बारे में विवरण किया था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। और टॉलमी क्या है, टॉलमी ने लिखा था भारत का भूगोल पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने। पिलनी कौन है, 7वें हमारे, नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखा था, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, इनसे रिलेटेड थोड़ा कम ही पूछा जाता है, फिर भी पता होना चाहिए। हम आगे बात करते हैं हमारे चीनी लेखक कौन कौन से आए थे, तो चीनी लेखक कौन, फाहियान थे, इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, बस सारे इंपॉर्टेंट हैं पर ये हमेशा पूछा जाता है, अक्सर आपको मिल जाएगा हर कंपटीशन लेवल के पेपर में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें विदेशी कौन आया था, फाहियान आया था, या फिर फाहियान किस के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था या उनके दरबार में आया था। इसने क्या किया था, गुप्तकालीन समाज संस्कृति के लिए का वर्णन किया था या उसको बताया था। और दूसरे आए थे संयुग्म, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। इनसे रिलेटेड थोड़ा कम पूछा जाता है, फिर भी पता होना चाहिए। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग, तो हेनसांग क्या थे, ये हर्षवर्धन, इनसे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हेनसांग, हेनसांग से क्या कहता है, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हमेशा याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने भ्रमण वृत्तांत में सीयू की भारतीय समाज, इसमें क्या किया था, भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और इन सब चीज़ों का इसने वर्णन किया था। चौथे हमारे थे इत्सिंग। इत्सिंग ने क्या किया था, 7वीं शताब्दी में आया था ये, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। सबने भारत का वर्णन और घूमने ही आए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे तीसरे थे अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन होते हैं, अल-बरूनी पहले हमारे। अल-बरूनी कौन थे, महमूद गजनबी के साथ ही आया था, है ना। और इसने क्या लिखा था, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। इसने राजपूत कालीन समाज, राजनीति, रीति रिवाज आदि का उल्लेख अपने में किया था। दूसरे आए थे इब्न बतूता। अरबी भाषा में उसका वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है, इन्होंने ऐसा लिखा था, जिसे अरबी में लिखा था उसको रिहला कहा जाता है, रिहला। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे इनसे इतना प्रभावित हो गए थे, इनके ज्ञान से और इनसे, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, है ना। अब हम बात करते हैं हमारा अन्य लेखक। अन्य लेखक में क्या आता है, पहला हमारा आता है तारनाथ। तारनाथ क्या थे, एक तिब्बती लेखक थे, तिब्बती लेखक थे। कंग्यूर और तंग्यूर भारतीय इतिहास, इसमें इनका वर्णन मिलता है, इन्होंने लिखा था। एक मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी में आए थे, पांड्य देश की यात्रा इन्होंने किया था। और तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ पता होना चाहिए कि बाई चांस आ ही जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है ना, प्राचीन भारत इतिहास, इससे पता चले। तो इसके पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में कहाँ से मिलता है, अभिलेख से मिलता है, सिक्कों से मिलता है और अवशेष इत्यादि से मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर, विदिशा और गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। मध्य भारत भागवत धर्म का विकसित जो भी हुआ, तो ये यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ से मिलता है। इन्होंने बताया था ना, स्तंभ लेख और इन सब चीज़ों से ही पुरातत्व की जानकारी मिलती थी। देखिए ना, लिखा रहता है, तो उसी से इन लोगों ने जाना कि क्या हुआ था इतिहास में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, अब ये पूछा जाता है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ था। सर्वप्रथम सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला, अब तक तो सुन रहे थे लिखित, लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछा जाए सबसे पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला था तो एरण अभिलेख में, शासक तब का कौन था, शासक भानुगुप्त के शासक में एरण अभिलेख के अंतर्गत मिला था सती प्रथा का जिक्र। कश्मीरी नव पाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास, गड्ढा घर अर्थात सीढ़ियाँ होती, सीढ़ियाँ उतरने के लिए क्या बनी होती है, सीढ़ियाँ बनी होती है, उसमें इसका भी उल्लेख मिला था, बुर्जहोम गर्तवास से। अब प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा था, बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया था, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। कृषापड़ इसको, इसी को साहित्य में क्या जाके कहा गया है, कृषापड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख का कार्य करवाने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने किया था। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख का कार्य किसने करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो यवन शासनकाल में हुआ था, या यवन के शासकों ने करवाया था। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। फिर हमारा पॉइंट क्या है, मंदिरों की कला की शैली। अब मंदिरों की कला की शैली से भी हमें प्राचीनतम इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जो उत्तर भारत की थी उसको क्या कहते थे, नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, और दक्षिणापथ दोनों, जहाँ दोनों नागर
और द्रविड़ दोनों होती थी तो उसको वैश्य शैली कहते थे। अब ये पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में कौन सी मंदिरों की कला की शैली होती है, दक्षिण भारत में कौन सी शैली होती है, या दोनों नागर द्रविड़ मिलके कौन सी शैली बनाते हैं, तो वैश्य शैली बनाते हैं। अब हम आते हैं हमारा पंचायतन। हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से बना हो। मतलब जब एक मुख्य मंदिर हुआ, मान लीजिए ये, तो वो 4 सहायक मंदिरों से बना होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पंचायतन कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, पहला हमारा, अब इसी की ये उदाहरण है, एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कौन कौन से पंचायतन हैं, पंचायतन शैली से बने हुए हैं। तो ये कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, और ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, और गौंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। तो इनसे हमारा क्या मिलता है, ये हमारे सब पंचायतन की है। थैंक यू। अब यहीं से ख़त्म होता है हमारा, और बने रहिए, हम और भी टॉपिक्स लेके हम सारी वीडियोस कंप्लीट कराएंगे आप लोगों के, उसके पहले। थैंक यू।